गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज पी ब्लॉक का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। इसके बारे में आज मैं डिस्कशन करूंगा कि ये अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होता है। पी ब्लॉक में बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप अक्रिय युग्म प्रभाव इनर्ट पेयर इफेक्ट से समझ सकते हो। मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहां पे देखेंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसको समझेंगे और कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज देखेंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट से क्या चेंज आ जाते हैं, क्या क्या चीजें डिफरेंट हो जाती हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट से। ठीक है, तो देखते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। चलो बात करते हैं। इसको मैं शॉर्ट में बोल सकता हूं इनर्ट पेयर इफेक्ट को आईपीई, इसको शॉर्ट में बोलूंगा आईपीई, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखो इसका मतलब क्या है। इसके लिए, इसको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूं सबसे पहले आपको शील्डिंग इफेक्ट के बारे में, फिर आप इनर्ट पेयर इफेक्ट को इजीली समझ सकते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव, ये शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है। शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको एसई। देखो क्या होता है कि अगर मैं बात करता हूं, कोई एटम की बात करता हूं, तो देखो एटम में सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, यहाँ पे ये सेल है। सपोज मान लेते हैं कि इनर जो सेल है इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है इनर सेल में, ये आउटर सेल है इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है आउटर सेल में। तो मैं ये कहूंगा कि इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इनर सेल है, ये इनर सेल, ठीक है। और ये वाली जो रहेगी आपकी, ये क्या है, ये आउटर सेल है, ये आउटर सेल, ये आंतरिक कोश है, और ये वाला क्या है, बाहरी कोश है। तो क्या करेगा, ये जो इनर सेल है वो क्या करेगा, इसको चारों तरफ से सील्ड कर देगा। इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस को सील्ड कर देगा। अगर उसको सील्ड कर दिया न्यूक्लियस को अच्छी तरीके से, तो फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का इसके साथ, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो एक्चुअली में किसकी वजह से होता है, वो होता है इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को क्या करेंगे, सील्ड कर देंगे अच्छे से। अगर न्यूक्लियस को अच्छे से सील्ड कर दिया तो फिर आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स है उनका अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो सील्डिंग इफेक्ट एक्चुअली में क्या है, ये सील्डिंग पावर है, सील्डिंग पावर ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन। इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर सेल इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कोश में बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आंतरिक कोश, इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी ये पावर होती है, इनकी ये क्षमता होती है जिससे ये क्या करेंगे, न्यूक्लियस को सील्ड कर देंगे, चारों तरफ से ढक देंगे, सील्ड कर देंगे। जितना अच्छे से सील्ड करेंगे तो अपन बोलेंगे कि सील्डिंग पावर इनकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सील्डिंग इफेक्ट उस केस में ज्यादा बोला जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि सील्डिंग पावर जो है वो किसकी वजह से होती है, या सील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो किसकी वजह से बोला जाएगा, वो बोला जाएगा इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से बोला जाएगा। अगर ये इनर सेल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अच्छे से सील्ड करेंगे, इसको चारों तरफ से अच्छे से ढक देंगे, ठीक है, तो उस केस में सील्डिंग पावर या सील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो जितना ज्यादा ये सील्ड करेंगे इनर सेल में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो अपन ये बोलेंगे, तो अगर सील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, सील्डिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो बताओ न्यूक्लियस को ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन से वो अच्छे से सील्ड करेंगे। तो अब बताओ कि ये जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का इस न्यूक्लियस के साथ अब अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम। ये सील्ड कर दिया चारों तरफ से, इसको कवर कर दिया अच्छे से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन बोलेंगे। जैसे सपोज ये करो कि ये जो न्यूक्लियस है इसको मैं ये ले रहा हूं, ठीक है, इस न्यूक्लियस को मैंने ये लिया, और ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन से मान लेते हैं ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है, ये अच्छे से सील्ड कर दिया। ये आउटर सेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, ये रहा,
इसके साथ अब इसका अट्रैक्शन एकदम से क्या हो गया, कम हो गया। अगर शील्डिंग कम होगी, ऐसे शील्डिंग कम हुई, अब शील्डिंग कम है, तो अब शील्डिंग कम है तो ये इलेक्ट्रॉन का इसके साथ अट्रैक्शन अब ज्यादा रहेगा क्योंकि ये डायरेक्ट टच में है। ठीक है, तो अपन बोलेंगे कि अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, ज्यादा ही अच्छे से शील्ड कर देंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स का इसके साथ अट्रैक्शन जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा एकदम से। तो अपन बोलेंगे कि ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट रहेगा तो लेस अट्रैक्शन। अगर परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन जो रहेगा, आकर्षण जो रहेगा वो कम हो जाएगा। किसका आकर्षण, ये जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स का इस न्यूक्लियस के साथ आकर्षण। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स ने इसको अच्छे तरीके से कवर कर दिया, सील्ड कर दिया, ढक दिया, तो उस केस में अपन ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा सील्डिंग इफेक्ट होगा, ज्यादा परिरक्षण प्रभाव होगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया बच्चों, तो फिर हम इनर पेयर इफेक्ट को अच्छे से समझ सकते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव को अच्छे से समझ सकते हैं। चलो अब बात करता हूं मैं अक्रिय युग्म प्रभाव को कि ये क्या है। फिर शील्डिंग इफेक्ट तो मैंने आपको बताया। एक इंपॉर्टेंट चीज आप यहां से ये याद रखोगे कि ज्यादा अगर शील्डिंग इफेक्ट होगा तो अट्रैक्शन क्या बोला जाएगा, आकर्षण क्या बोला जाएगा, आकर्षण कम बोला जाएगा। और अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, लेस शील्डिंग इफेक्ट होगा, तो अट्रैक्शन क्या बोला जाएगा, अट्रैक्शन बोला जाएगा मोर, ज्यादा अट्रैक्शन बोला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से ही मैं इनर पेयर इफेक्ट को क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। चलो देखते हैं आगे। देखो दो एलिमेंट ले रहा हूं मैं आपके सामने जो है ग्रुप 13 की बात कर रहा हूं। ग्रुप 13 में मैं दो एलिमेंट की बात कर रहा हूं बच्चों। एक बोरॉन है मेरे सामने, ठीक है, और एक मैं टेलुरियम ले रहा हूं। ठीक है, तो बोरॉन की बात करते हैं तो बोरॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर 5 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 5 है। अच्छा, अब यहां पे देखते हैं तो बोरॉन के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है और सिर्फ मैं आउटर सेल को दिखा रहा हूं। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर लिखेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p1। ये आप लिखोगे। 5 इसका एटॉमिक नंबर है तो ये लिख दोगे। तो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन कौन से हैं, 2s में 2 हैं और 2p में 1 है। तो ये 2s है और ये 2p है। 2s न्यूक्लियस के पास में होता है, 2p थोड़ा दूर होता है। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 2p में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दिखा दिए। ठीक है, और इसके अगर इनर सेल की बात करते हैं अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ यहां पर इनर सेल कौन है, यहां पर है 1s, ये 1s। ठीक है, इस तरीके से मैंने बोरॉन को दिखाया। अब मैं टेलुरियम को दिखा रहा हूं। तो टेलुरियम की बात करूंगा तो देखो यहां पर ये न्यूक्लियस है और ये जो है इसकी बात कर रहे हैं, ये आउटर सेल है। आउटर सेल इसमें कौन सी हो जाएंगी, ये हो जाएगी 6s2, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2, ये 6s2, ये 6s है। और इसके ऊपर जो है वो कौन सी है, ये है 6p, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। अब देखो इसके बाद इसके जस्ट नीचे अगर आप बात करते हो कि इनर सेल कौन सी है यहाँ पे, ठीक है, तो इनर सेल जो रहेगी वो कौन होगी, यहाँ पे 5d। ठीक है, और कौन है यहाँ पर, 4f, ये है। ये क्या है, यहाँ पे इनर सेल है, अंदर वाली है, ये इनर सेल, आंतरिक कोश है ये। ठीक है, इनर सेल है ये। और इसकी बात कर रहा हूं तो ये क्या है, इसमें ये इसमें इनर सेल है, ये आंतरिक कोश है। ठीक है, ये इनर सेल है। अब यहां पे देखो, यहां पे इनर सेल है 1s, यहां पे इनर सेल है कौन सी, 5d और 4f। अब देखो यहां से 5d और 4f की बात करते हैं तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट को बोल सकते हो शॉर्ट में SE। परिरक्षण प्रभाव का जो क्रम होता है वो ये होता है बच्चों, S में सबसे ज्यादा लगता है ये, फिर P में, फिर D में और फिर किस में होता है, F में। S का परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होता है क्योंकि S का साइज छोटा होता है, P का साइज जो रहता है और बड़ा होता है, D का जो रहता है और भी बड़ा होता है। 2 डंबल होते हैं,
डबल डबल से एक होती है। एफ का और भी बड़ा होता है। जितना बड़ा साइज रहेगा तो उस केस में शील्डिंग इफेक्ट उतना कम हो जाएगा, परिरक्षण प्रभाव उतना कम हो जाएगा। छोटा साइज रहेगा तो उस केस में क्या होगा, स्मॉल साइज बोल रहे हैं हम, इसको क्या बोल रहे हैं, स्मॉल साइज, छोटा आकार है इसका एस का, जिसकी वजह से इसका परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होगा। मैं एक छोटी सी सिंपल एग्जांपल बात करूं आपसे, ठीक है। एक पर्सन है, उसको क्या करना है, आपको एक पर्सन है, उस पर्सन को आपको पकड़ना है। तो छोटा कमरा है तो उसमें आप इजीली उसको पकड़ सकते हो, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि उस केस में पकड़ रहे हो आप इजीली, उसको परिरक्षित कर रहे हो, उसको सील्ड कर पा रहे हो आप। तो छोटे साइज में, छोटे कमरे में आप इजीली सील्ड कर पा रहे हो। तो अपन बोलेंगे कि इस केस में परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। तो वही बात अपन ये बोलेंगे कि एस है, एस का साइज क्या है, छोटा है, स्मॉल साइज है। तो स्मॉल साइज होगा तो उस केस में न्यूक्लियस जो रहेगा वो क्या करेगा, न्यूक्लियस को सील्ड कौन करेगा, इनर सेल इलेक्ट्रॉन। तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन अच्छे से सील्ड कर देंगे। साइज छोटा सा है तो अच्छे से चारों तरफ से सील्ड कर देंगे। बड़ा साइज रहेगा तो फिर न्यूक्लियस को जो रहेंगे वो इनर सेल इलेक्ट्रॉन अच्छे से सील्ड नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर बोलेंगे कि सील्डिंग जो पावर होगी वो एस के केस में सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि एस का जो साइज है वो क्या है, स्मॉल साइज है। इस वजह से एफ का साइज क्या है, लार्ज साइज है। लार्ज साइज से सील्डिंग जो रहेगी वो पुअर हो जाएगी। बड़ा साइज रहेगा तो बड़ा साइज होगा तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अच्छे से सील्ड नहीं कर पाएंगे, तो सील्डिंग पावर पुअर हो जाएगी। यहां पर बोलेंगे कि पुअर सील्डिंग, पुअर सील्डिंग होगी यहां पर, ठीक है। और एस के केस में कैसी होगी, यहां पर अच्छे से सील्डिंग होगी, यहां पर स्ट्रॉन्ग सील्डिंग होगी, यहां पर पुअर सील्डिंग होगी। यहां पर परिरक्षण प्रभाव कम होगा, यहां पर परिरक्षण प्रभाव बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, यहां पर इनर सेल में क्या है बताओ, 1s है। तो यहां पर बोलोगे आप क्या, मोर सील्डिंग इफेक्ट, ज्यादा सील्डिंग इफेक्ट लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहां पर इनर सेल में जो है 1s है। अगर 1s हुआ तो सील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। अगर सील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो अभी मैंने बताया था कि अट्रैक्शन जो होगा, परिरक्षण प्रभाव ज्यादा हो गया तो अट्रैक्शन जो आकर्षण होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। कम आकर्षण होगा, ठीक है, लेस अट्रैक्शन होगा। अगर अट्रैक्शन कम हो गया तो आप बोलोगे कि ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये तीनों इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फिर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर कम अट्रैक्शन हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है, ये इलेक्ट्रॉन भी यहां से निकल सकता है और ये इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है। तो ये बोरॉन तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाएगा, लूज। किसकी वजह से, लेस अट्रैक्शन। तो यहां पर बोलेंगे कि ड्यू टू लेस अट्रैक्शन, यहां पर बोरॉन के केस में बोला जाएगा ड्यू टू लेस अट्रैक्शन, कम आकर्षण की वजह से क्या होगा, इट लूज 3 इलेक्ट्रॉन। ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज। और अगर तीनों इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा ये, ठीक है। तो बोरॉन +3 दिखा रहा है। अब आ जाओ किस पे, थैलियम पे। तो थैलियम की बात करेंगे तो यहां पर है 5d और 4f। तो 5d 4f ये वाले आ रहे हैं जिनका पुअर सील्डिंग इफेक्ट है। अगर सील्डिंग इफेक्ट पुअर हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, पुअर, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव हुआ तो उस केस में आकर्षण बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अट्रैक्शन ज्यादा हुआ, आकर्षण ज्यादा हुआ तो फिर क्या होगा, तो यहां पर बोलेंगे कि पुअर सील्डिंग इफेक्ट। अगर पुअर सील्डिंग इफेक्ट होगा तो बोलेंगे कि मोर अट्रैक्शन, ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है, आकर्षण ज्यादा होगा। अगर ज्यादा आकर्षण होगा तो फिर क्या बोलोगे आप, ज्यादा आकर्षण होगा तो फिर न्यूक्लियस इनको नहीं जाने देगा, ठीक है। न्यूक्लियस क्या कर देगा, इनको इनर्ट कर देगा, इनको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करने देगा। ये जो रहेंगे इलेक्ट्रॉन, इनको न्यूक्लियस होल्ड करके रखेगा, इनको नहीं जाने देगा। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये सिर्फ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। यहां पर बोलेंगे कि मोर अट्रैक्शन की वजह से क्या बोलेंगे, मोर अट्रैक्शन की वजह से बोलेंगे यहां पर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा,
एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो फिर बोलेंगे कि ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +1 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है। और इसकी बात करेंगे तो ये +3 दिखा रहा है, ये +3 दिखा रहा है क्योंकि ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये +1 दिखाएगा, ये +3 दिखाएगा। तो देखो ग्रुप सेम है, बोरॉन, ठीक है, और एल्यूमिनियम और गैलियम, ठीक है, और इंडियम और थैलियम सेम ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक है, 13 ग्रुप के एलिमेंट है, लेकिन बोरॉन +3 दिखाएगा, ये +3 दिखाएगा, और थैलियम जो दिखाएगा वो +1 दिखाएगा। इसको इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं? इनर्ट का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो चुके, पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर्ट हो चुके क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इसलिए इसका नाम पड़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब आपको ये देखना है बच्चों कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट हो जाता है, ये +3 दिखाने लग गया, ये +1 दिखाने लग गया, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज जो रहेंगी, इनके गुण जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। अगर गुण बदल जाएंगे, इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी इनर्ट पेयर इफेक्ट से, इतना जबरदस्त इफेक्ट पड़ेगा। अभी मैं समझाता हूं आपको कैसे प्रॉपर्टीज, कैसे गुण चेंज होंगे। तो देखते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल लेकर बताता हूं मैं आपको। तो देखो यहां से आपने एक चीज देखी कि बोरॉन जो रहेगा वो +3 दिखाएगा, और थैलियम जो दिखा रहा था अभी +1 दिखा रहा था। अगर मैं ग्रुप 14 की बात करता हूं, ग्रुप 14 में देखते हो आप, तो ग्रुप 14 में कौन आ रहा है? कार्बन, सिलिकॉन, GSN और Pb, ये आ रहे हैं ग्रुप 14 में। तो ग्रुप 14 में जो कार्बन है वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? +4, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीकरण अवस्था है। तो आप देखोगे कि आपको 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर देनी है लास्ट पे जाकर के, इस पे ये +2 शो करेगा। जैसे जैसे आप नीचे ज्यादा जाओगे तो क्या होगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से ये जो Pb है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा। तो यहां से यहां जा रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है? IPE ये इंक्रीज हो रहा है, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहां पर Pb पर पहुंचते पहुंचते ये मैक्सिमम हो गया, जिसकी वजह से ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था, +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करने लग गया, और ये कार्बन +4। तो इससे प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होगी? देखो Zn + CO, ठीक है, इससे बनता है ZnO और ZnO + CO2, ठीक है। ये आप रिएक्शन दे रहे हो, एक मिनट, इससे आपका बनेगा Zn + CO2, ठीक है। तो यहां से CO किस में चेंज हो रहा है? CO चेंज हो रहा है CO2 में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज ये, दूसरी चीज देखना है, यहां पे एक रिएक्शन और लिख रहा हूं मैं, दूसरी रिएक्शन ये है कि PbO2 + HCl, इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो इससे बनेगा PbCl2, और प्लस में क्या बन जाएगा? प्लस में बन जाएगा 2H2O, ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो रहा है? ये PbO2 किस में चेंज हो रहा है? PbCl2 में चेंज हो रहा है। तो क्या देख रहे हो यहां पे? यहां पर CO की, इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो X कार्बन की निकालनी, ऑक्सीजन की -2 = 0, X = +2। तो यहां पर जो कार्बन है वो +2 है, यहां पर निकालोगे तो क्या है? X - 4 = 0, ठीक है। तो X = कितना आएगा? +4, यहां पर +4 है। तो कार्बन +2 से अपने आप को किस में चेंज कर रहा है? +4 में। यहां पर Pb की निकालेंगे तो X - 4 = 0, तो ये आ जाएगी आपकी क्या? +4, यहां पर +4 आ रही है, यहां पर चेक करोगे, X Pb की निकालनी है, -2 = 0, X = +2, यहां पर +2 आ रही है,
तो ये अपने आप को चेंज कर रहा है +4 से +2। तो ये अपने आप को +4 से +2 में क्यों लेके जा रहा है? क्योंकि Pb की +2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मोर स्टेबल है, ये वाली मोर स्टेबल है, तभी तो ये अपने आप को क्या कर रहा है +4 से +2 में चेंज कर रहा है। कार्बन जो रहता है वो अपने आप को +2 से +4 में लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि कार्बन की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मोर स्टेबल है। हम लिखेंगे यहां पर ये क्या है, मोर स्टेबल है, ठीक है। ये ज्यादा स्थायी है इसकी +4, इसकी बात करेंगे तो इसकी +2 क्या है, मोर स्टेबल है, ज्यादा स्थायी है, ठीक है। तो इसकी +2 ज्यादा स्थायी है, इसकी +4 क्या है बताओ, ज्यादा स्थायी है, मोर स्टेबल है। तो इसलिए ये अपने आप को +2 से +4 में चेंज कर रहा है, इसलिए ये अपने आप को +4 से +2 में लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि Pb की जो ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मोर स्टेबल है, इस वजह से अपने आप को ये चेंज कर रहा है। अगर ये अपने आप को +2 से +4 में लेके जा रहा है तो हम बोलेंगे कि इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है इसका? ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो अगर इसका ऑक्सीकरण होगा, सेल्फ खुद का ऑक्सीकरण होगा, तो इस CO को बोला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ये इस ZNO का क्या कर रहा है, इसका रिडक्शन कर रहा है, और खुद का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर CO जो बनेगा, CO इंटरेस्टिंग चीज वो क्या है, वो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये CO रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आ जाओ इस पे, PbO2 अपने आप को +4 से +2 में लेके जा रहा है, तो क्या हो रहा है इसका रिडक्शन, इसका अपचयन हो रहा है। अगर इसका अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये खुद का अपचयन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा, तो इसका क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां से PbO2 जो है वो बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये अपचायक बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये ऑक्सीकारक बन जाएगा। तो देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट से कितना चेंज आ गया, ये जो था वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहां पर ये CO, ठीक है। यहां पर ये क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया ऑक्सीकारक। तो ऐसे चेंज हो गई प्रॉपर्टी। तो ऐसी प्रॉपर्टी आप बोलोगे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। किससे? इनर्ट पेयर इफेक्ट से, अक्रिय युग्म प्रभाव से। तो इस तरीके से मैंने अक्रिय युग्म प्रभाव के बारे में आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग, ठीक है, इस अक्रिय युग्म प्रभाव से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और फिर नेक्स्ट फिर आपके साथ फिर मुलाकात होगी और कुछ अच्छी चीज आपके लिए फिर से लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।